साथियों, आज हम इस वीडियो में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में ही हमने विज्ञान क्या है, उसके प्रमुख तत्व क्या है, उसके बारे में जाना और विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात अब ये जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। तो यहाँ हम साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, घटना को अपनी आँखों से देखता है, प्रश्नावली बनाता है, अनुसूची बनाता है या किसी अन्य विधि की सहायता से तथ्य संकलित करता है, उनका वर्गीकरण करता है और सारणीयन करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और पूर्व नियमों व सिद्धांतों के संदर्भ में उनको देखता है तथा नियम व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है। इससे उसकी पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यह इस प्रकार से जब वैज्ञानिक अध्ययन करेगा तो इस अध्ययन करने के तरीके को, पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है, उसको भी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। लुंडबर्ग के अनुसार व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। अर्थात आगे उन्होंने दूसरे शब्दों में भी इसको परिभाषित किया है। समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक प्रघटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। अर्थात लुंडबर्ग ने अपनी परिभाषा में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यदि हम विस्तृत रूप से देखें तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत एक व्यवस्थित अवलोकन किया जाता है, तथ्यों को देखा जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। जब सामाजिक घटनाओं के समाधान के लिए उद्देश्यपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन किया जाता है, उनका सत्यापन किया जाता है, वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है, तो ये जो तरीका है वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। दूसरी परिभाषा वुल्फ के अनुसार व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में विज्ञान क्या है, उसके प्रमुख तत्व क्या है, उसके बारे में चर्चा की, तो वुल्फ भी यही अपनी परिभाषा में कहना चाहते हैं कि विस्तृत रूप में अनुसंधान विधि में जहाँ विज्ञान की रचना और विस्तार होता है, अर्थात विज्ञान के प्रमुख तत्वों को समाहित किया जाता है, विज्ञान के अध्ययन के तरीकों को शामिल किया जाता है, तो वह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो इन परिभाषाओं से बिल्कुल स्पष्ट है, वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। अर्थात
वैज्ञानिक पद्धति में इन सब तरीकों को अपनाया जाता है जो एक वैज्ञानिक अपने अध्ययन के दौरान अपनाता है। तो इस प्रकार से हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, तो वह तरीका वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति को और विस्तृत रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं को समझना भी आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं की जब बात करें हम, तो पहली विशेषता है ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो हम सामाजिक तथ्य एकत्रित कर रहे हैं वो मूर्त भी हो सकते हैं, अमूर्त भी हो सकते हैं। तो उन सबको एकत्रित करने के लिए समाज वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उनको एकत्रित करता है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने के लिए समाजशास्त्र में समाजमिति, जिसको सोशियोमेट्री पद्धति कहते हैं, अवलोकन पद्धति है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान का विस्तार करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति एक आधार के रूप में कार्य करती है। दूसरी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। जैसा कि विज्ञान की विशेषता है या आवश्यक तत्व है अवलोकन। अवलोकन से अभिप्राय है कि किसी भी विषय या घटना का घटना स्थल पर जाकर के अध्ययन करता स्वयं अपनी आँखों से उससे संबंधित तथ्यों को देखता है और एकत्रित करता है, उनका निरीक्षण करता है, उनका अवलोकन करता है। इसमें कहीं काल्पनिक और दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं होता। अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर उन सामाजिक घटनाओं के तथ्यों का निरीक्षण करता है और तथ्यों को एकत्रित करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करना है, चाहे वो बाल अपराध हो, वेश्यावृत्ति हो या अन्य कोई भी समस्या हो सकती है, या किसी भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वह इनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। अर्थात अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। तीसरी विशेषता है तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि आंकड़े विस्तृत रूप में फैले हुए होते हैं, असंख्य होते हैं, और इन असंख्य आंकड़ों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है और यह कार्य वर्गीकरण कहलाता है। इसके पश्चात तथ्यों को सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। चौथी विशेषता क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं को वास्तविक रूप में देखने का प्रयास करता है। जिस रूप में है, जिस यथार्थ रूप में है, उसी यथार्थ रूप का वास्तविक चित्रण करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से क्या है के आधार पर विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, न कि क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इनका उल्लेख नहीं किया जाता।
जैसे समाज में संयुक्त परिवार प्रथा जो है, उससे प्राप्त तथ्यों का आधार पर जो अध्ययन किया जाएगा उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि संयुक्त परिवार समाज के लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, उचित है, अनुचित है, ये नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको वास्तविक रूप में उनसे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाएगा। पांचवी विशेषता, कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों या समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान किसी भी घटना के घटित होने के पीछे कारणों को ढूंढने का प्रयास करता है। विज्ञान का ये मानना है कि कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती, इसलिए उन कारणों को खोजने का प्रयास अपने अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। छठी विशेषता है, सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, उनका वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, कुछ नियमों का निर्माण किया जाता है। सातवीं विशेषता, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। विज्ञान में अपने अध्ययन के अंतर्गत ये भी देखा जाता है कि पूर्व में कौन कौन से सिद्धांत इस विषय से संबंधित प्रचलित है, क्या वो सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज में परिवर्तन होता रहता है, तो हो सकता है कि समय के साथ साथ उन सिद्धांतों में भी कहीं कोई परिवर्तन आया हो और जिसके कारण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो उचित नहीं हो। तो इस प्रकार से सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा का कार्य भी वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पूर्व में प्रचलित सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच की जाती है और तब उन सिद्धांतों के बारे में कोई बयान दिया जाता है। आठवीं विशेषता, सिद्धांत सार्वभौमिक है। समाज वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात सभी स्थानों पर और सभी कालों में एक जैसे होते हैं। यदि परिस्थितियां समान रहे तो समाज विज्ञान में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है, चाहे वो किसी भी समाज में देखा जा सकता है या किसी भी अलग अलग युग में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत बनाए गए सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। नवीं विशेषता, भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में, अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता होती है। अर्थात वर्तमान समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके आधार पर भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी, परिवार के कौन से रूप रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में एक समाज वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है और वो भविष्यवाणी काफ़ी सीमा तक सही भी साबित होती है। 10वीं विशेषता है तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति तर्क पर आधारित होती है। तर्क तथ्य और विवेक से जुड़ा हुआ है। किसी भी बात को बुद्धिमत्तापूर्वक प्रमाणित या अप्रमाणित किया जाता है, इसके लिए तर्क देना आवश्यक है। यहाँ आस्था का कोई विषय नहीं होता है। प्रत्येक विषय वस्तु को तर्क के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति में तर्क के आधार पर
अपनी बात को साबित करने का प्रयास किया जाता है। आस्था जैसी कोई विषय नहीं है। लास्ट वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय यह है कि घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे है। कहने का तात्पर्य वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रह, विचार, भावनाएं, दुर्भावनाएं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं बन जाए। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष होकर के किसी घटना या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करना होता है, जिससे कि सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठता भी वैज्ञानिक पद्धति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस प्रकार से हम समाज में वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ और विशेषताओं को जानने के पश्चात वैज्ञानिक पद्धति को किस तरह काम में लिया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन से हैं, स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड की भी यहाँ बात करेंगे। क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, तो उसमें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। एक निश्चित चरणों के माध्यम से उसमें आगे गुजरना होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति के अलग अलग चरण बताए हैं। उन सब चरणों को सम्मिलित करते हुए हम यहाँ उन चरणों को इस प्रकार से इस प्रकार से विवेचना कर सकते हैं कि पहला है समस्या का चुनाव। जब वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किसी विषय पर अध्ययन किया जाता है या अध्ययन की कोई बात आती है, तो सबसे पहले अध्ययन के विषय का चुनाव किया जाता है कि हमें किस समस्या पर अध्ययन करना है। तो पहली स्टेप समस्या का चुनाव होता है कि हम किस विषय पर अध्ययन करना चाह रहे हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारी सामाजिक घटनाएं होती है और सबका एक साथ अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए किसी एक विषय को चुन करके अध्ययन की शुरुआत की जाती है। दूसरा जो चरण होता है, जब विषय का चुनाव कर लिया जाता है तो फिर अध्ययन के उद्देश्यों का निर्माण, अर्थात हम इस विषय का अध्ययन किन उद्देश्यों से करना चाह रहे हैं, तो उद्देश्यों का निर्माण भी किया जाता है कि इस अध्ययन के पीछे क्या उद्देश्य है। जब उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है तो अध्ययन विषय से संबंधित एक पूर्व विचार का निर्माण किया जाता है, जिसको कहते हैं प्राकल्पना। तो तीसरी स्टेप जो आती है प्राकल्पना का निर्माण। किसी भी अनुसंधान को दिशा देने के लिए एक प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है कि जिस विषय पर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं उस विषय के संबंध में पूर्व में एक विचार बना लिया जाता है, जो कि एक काल्पनिक विचार होता है। अध्ययन के दौरान उसकी सत्यता की परीक्षा करते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो सत्य हो और नहीं ही अध्ययन के दौरान उसको सत्य साबित करने का प्रयास किया जाता है, बल्कि वास्तविकता से उसकी तुलना की जाती है। वो सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। चौथा जो चरण है अध्ययन क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण, अर्थात हम जिस विषय का अध्ययन करना चाह रहे हैं उसका अध्ययन क्षेत्र कौन सा होगा और किन किन इकाइयों से हम ये अध्ययन करना चाह रहे हैं, किन किन इकाइयों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करना चाह रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और संपूर्ण क्षेत्र का एक साथ अध्ययन किया जाना संभव नहीं है, इसलिए संपूर्ण क्षेत्र में से किसी एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कोई गांव हो सकता है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, उसका चुनाव करके और उसमें भी किन किन इकाइयों से हमें अध्ययन करना है उनका चयन किया जाता है। पांचवा जो चरण है अध्ययन पद्धति एवं यंत्रों का चुनाव, अर्थात हम जिस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं उसके मेथड कौन सा होगा, अध्ययन पद्धति कौन सी काम में ली जाएगी, कौन कौन सी यंत्रों को हमको अध्ययन में काम में लेना है। अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, समाज मिति है,
सर्वेक्षण पद्धति है, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति है। इस प्रकार से बहुत सारी अध्ययन पद्धति है। तो उनमें से कौन सी अध्ययन पद्धति के माध्यम से हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, इसका निर्धारण भी किया जाता है। उसके बाद जो छठा स्टेप है, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन, अर्थात जिस विषय, जिस सामाजिक मुद्दे पर अध्ययन करना चाह रहे हैं उसका अध्ययनकर्ता अवलोकन करता है और अवलोकन करके तथ्यों का संकलन करता है। अर्थात घटनास्थल पर जाकर के अध्ययनकर्ता स्वयं उस घटना को देखता है, घटना से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी लेता है और उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करता है। सातवीं स्टेप, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या। जब तथ्य एकत्रित हो जाते हैं तो उन तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। और आठवीं स्टेप, सामान्यीकरण, अर्थात उन तथ्यों के वर्गीकरण, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर जनरलाइजेशन किया जाता है, एक सामान्य नियम बनाया जाता है और वह नियम सिद्धांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से एक सामान्य नियम, एक सार्वभौमिक सिद्धांत की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद 9वीं स्टेप है जांच या पुनः परीक्षण, वेरिफिकेशन, अर्थात जो अध्ययन किया गया है, जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं, जो सामान्यीकरण किया गया है, उन सब की सत्यता की जांच की जाती है कि क्या जो अध्ययन किया गया है वो सही है, जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं वो सही है या गलत है। उन सब की परीक्षण किया जाता है। पूर्व में प्रचलित सिद्धांतों की भी जांच की जाती है कि क्या हमारे अध्ययन के आधार पर भी ये साबित होता है कि पूर्व में प्रचलित सिद्धांत आज परिस्थितियों में भी सही है या आज की परिस्थितियों में नए सिद्धांत की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। और जो लास्ट स्टेप होती है वो है भविष्यवाणी, अर्थात अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर जब किसी सामाजिक प्रघटना का अध्ययन करता है या किसी समाज विशेष में विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो वर्तमान में है, तो उसके आधार पर, वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में क्या परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में समाज वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। और वो भविष्यवाणी भी करता है कि वर्तमान में समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको देख करके भविष्य में समाज में किस प्रकार के परिवर्तन होने की संभावना है। तो इस प्रकार से किसी भी विषय के अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए अपने अध्ययन को एक दिशा दी जाती है और ये जो अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है उसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं।